नमस्कार सभी को। दोस्तों, हमारे देश की गोदी मीडिया कभी-कभी, मैं जाने अनजाने में भी नहीं कहूँगा, केवल अनजाने में कुछ ऐसे काम कर देती है जो देश के हित में होता है। हालाँकि उस काम को करने के पीछे की मंशा बस इतनी होती है कि सत्ता में बैठे लोगों की ये परम चाटुकारिता जो कर रहे हैं उसमें 2-4 पॉइंट और बढ़ जाए। लेकिन चलो, देश के अंदर करते हैं तो माहौल इनका बन चुका है, एक इकोसिस्टम इनका तैयार हो गया है। लेकिन देश के बाहर ये भूल जाते हैं कि मोदी जी देश के बाहर विश्वगुरु नहीं है, वो देश के अंदर विश्वगुरु हैं। बाहर जब ऐसे सवाल जो जनरली गोदी मीडिया के सवाल होते हैं, वो सवाल जब हो जाते हैं तो उसका जैसा जवाब मिलता है, वो ना केवल देश के हित में होता है, बल्कि हमारे देश में जो अंधकार है, जो गोदी मीडिया ने एक छलावा तैयार किया है, उसको भी तोड़ता है। मैं बहुत लंबी भूमिका नहीं बनाऊँगा, सीधे-सीधे आपको बताता हूँ हुआ क्या है। देखिए, स्विट्ज़रलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का आयोजन चल रहा है। ट्रंप वहाँ से कितनी बयानबाज़ी दे रहे हैं, सब आपको पता है। यहाँ पर दुनिया भर के दिग्गज जुड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट, व्यापार और फ्यूचर की इकोनॉमी पर चर्चा होती है। तो भारत की ओर से भी उसको कवर करने के लिए बड़े मीडिया हाउसेस गए हुए थे, आपको पता है। झारखंड और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी वहाँ पे गए हुए हैं, क्योंकि ट्रंप को वहाँ पे जाना था तो मोदी जी के जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। बहरहाल बात ये है कि जब इंडिया टुडे और आज तक की मालकिन कली पुरी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और आईएमएफ की पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ से भारत की आर्थिक तरक्की और इंटरनेशनल बिजनेस के अवसरों पर सवाल पूछा, तो उनको लगा ये था कि जवाब में मोदी जी के तारीफों के पुल बांध दिए जाएंगे, बताया जाएगा कि इंडिया कैसे चौथी, उसके बाद आने वाले समय में तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। तो इन सारे सवालों का सपना सजाए हुए ये सवाल गीता गोपीनाथ की ओर उछाला गया। लेकिन गीता गोपीनाथ ने जो जवाब दिया, उसने दरअसल इंडियन ग्रोथ स्टोरी के पीछे छिपे काले धुओं को बेनकाब कर दिया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि प्रदूषण भारत के सामने वो चुनौती है जिसका असर अर्थव्यवस्था पर किसी भी टैरिफ या व्यापारिक प्रतिबंध से कहीं ज्यादा घातक है। मतलब ये है कि गीता गोपीनाथ कह रही थी कि जो ट्रम्प की टैरिफ से हम परेशान है, ट्रेड वार चल रहा है, उससे कई गुना ज्यादा हमारा नुकसान हो रहा है। हमारे देश में फैली जहरीली हवा से जो एक्यूआई का लेवल है, वो हमारे देश के वर्कफोर्स और हमारी संपत्ति सबको नष्ट कर रहा है। गीता गोपीनाथ ने वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि भारत में हर साल लगभग 17 लाख लोग प्रदूषण के कारण अपनी जान समय से पहले गंवा देते हैं। इसका मतलब ये है कि भारत में होने वाली कुल मौतों में से 18% मौत सिर्फ खराब हवा की वजह से हो रही है। और दूसरे शब्दों में बताऊं कि भारत में मरने वाला हर छठा व्यक्ति प्रदूषण का शिकार है। अब आप एक सेकंड के लिए रुकिए, मैंने ऐसे फ्लो फ्लो में बोला, आप रुक के जरा सोचिए। 17 लाख लोग, ये किसी छोटे मोटे देश की आबादी के बराबर हो सकती है। जब इतने बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ लोग बीमार पड़ते हैं या उनकी असमय मौत होती है, तो एक तो सबसे बड़ा लॉस ह्यूमन लॉस होता ही है, लेकिन इसका देश की इकोनॉमी पर भी बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि जब कोई काम करने वाला इंसान बीमार पड़ता है, फेफड़ों की बीमारी से जूझता है, तो जाहिर सी बात है वो काम नहीं कर सकता, और अगर कर सकता है तो उस इफिशियंसी से नहीं कर सकता। इसके अलावा मध्यम वर्ग और गरीब परिवार अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई अस्पतालों और दवाइयों में फूक रहा है। गीता गोपीनाथ ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर को भारत में अपनी फैक्ट्री या दफ्तर खोलने में 100 बार सोचना होगा, अगर वहां की हवा उसके और उसके कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। मतलब गीता गोपीनाथ का सीधा पॉइंट ये है कि क्या कोई समझदार व्यक्ति मरने के लिए भारत में बिजनेस करने आएगा? और ये सवाल हमारे उन सभी दावों पर एक बड़ा तमाचा है जो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर करते हैं। और आयरनी जानते हैं क्या है? ये सवाल 100% पूछा गया था कि जवाब ऐसा आएगा कि मोदी जी का जो इमेज है ना, वो कई गुना और चमक जाएगा। लेकिन मोदी जी की वो बात बाहर आने लगी जब वो दुनिया के सबसे प्रदूषित कैपिटल में खड़े होके, यानी दिल्ली में खड़े होके कह रहे थे कि मौसम का आप भी मजा लीजिए। ये मजाक चल रहा है। देश में जो प्रदूषण की हालत है, उसको लेके विदेशों के इकोनॉमिस्ट हमसे ज्यादा चिंतित हैं, और हमारी गोदी मीडिया बस प्रोपेगेंडा फैलाने में लगी हुई है। दिल्ली जैसे शहरों में जहां प्रदूषण का स्तर दुनिया में सबसे ज्यादा खराब है, वहां के नेता को एक्यूआई, आईक्यू, टेम्परेचर, इन सब में फर्क ही नहीं पता है। मतलब प्रधानमंत्री कह रहा है मौसम का मजा लीजिए, मुख्यमंत्री उसी स्टेट का कह रहा है कि इसको टेम्परेचर से नाप देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस संकट को लेकर हमारे यहाँ पे नेता कितने गंभीर है, और गंभीरता मीडिया की भी इस पे कुछ नहीं है। और ये बस आज की समस्या नहीं है, पिछले एक दशक से हर साल सर्दी आते ही उत्तर भारत एक गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। पराली जलाना, गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन की धूल, ये सब मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बनाते हैं जो धीरे धीरे जहर बन के हमारे फेफड़ों में घुलता है। और ऐसा नहीं है कि ये समस्या भारत में आई है, पहली बार आई है, इसका कोई सोल्यूशन हमारे नेता सोच नहीं पा रहे हैं। दुनिया के अन्य देशों ने भी इस समस्या का सामना किया है। चीन के बीजिंग में एक समय हालात भारत से बहुत बुरे थे, लेकिन उन्होंने इसे एक नेशनल मिशन की तरह लिया और आज वहां की हवा काफी हद तक साफ हो चुकी है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? पहली बात तो प्रदूषण को यहाँ के राजनेता कोई बड़ी समस्या मानते ही नहीं। समस्या मान भी लेंगे तो उस पर इतनी राजनीति होगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि किस गवर्नमेंट की गलती है। सुधारेगा कौन, इस पे बात मत करिए। आरोप लगेगा, प्रत्यारोप लगेगा, और अंत में आम आदमी मास्क पहनकर जहरीली हवा में जीने के लिए मजबूर रहेगा। और उस पे भी इस सरकार की हिम्मत देखिए, ये लोग अरावली को भी खत्म करने पे लगे हुए थे। खैर, गीता गोपीनाथ ने दावोस की साफ हवा और दिल्ली की हवा की तुलना की और एक बुनियादी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सांस लेने के लिए साफ हवा मिलना एक फंडामेंटल राइट है। वाह! ये बता किसको रही हैं? देश के सबसे बड़े लोकतंत्र को। और कितनी शर्म की बात है ना?
अगर कोई सरकार अपनी जनता को साफ हवा नहीं दे सकती, तो वो बिज़नेस और ग्लोबल पावर की बात करने लायक है नहीं, उसे करना नहीं चाहिए। और फिर हम में ये हौसला कहाँ से आता है? हम जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दुनिया भर से इन्वेस्टर लाने की, हम उन्हें क्या देंगे? दिल्ली की हवा, इंदौर का पानी, गिरता हुआ पुल, धँसती हुई सड़क या उसपे खुले हुए नाले, हॉस्पिटलों में बच्चों की जान लेते चूहे और उससे भी जो बच्चे बच गए, उनको जहरीली सिरप पिलाने वाला ये सिस्टम बात करता है भारत में इन्वेस्टमेंट लाने की। क्यों ला रहे हो भैया? कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो पॉल्यूशन की बात हो रही है, समस्याएँ बहुत है, पर यार पॉल्यूशन तो एटलीस्ट एक बेसिक समस्या है जो नहीं होनी चाहिए। बात केवल दिल्ली तक नहीं है, मुंबई, कोलकाता, यहाँ तक कि दक्षिण भारत के भी अब कई शहर जिनको नॉर्मली बहुत साफ माना जाता है, वो भी अब इस लपेटे में आ रहे हैं। ग्रामीण भारत में घरेलू प्रदूषण जैसे कि चूल्हे का धुआं हो, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को तबाह कर रहा है। और आंकड़ों से भी आप समझ सकते हैं कि जब देश में 18% मौत का कारण केवल वायु प्रदूषण है, तो उसे आप नेचुरल कॉज नहीं कहेंगे, वो सिस्टमैटिक फेलियर है। इन्हें लगता है कि जैसे हमारे यहाँ पे एक धन्ना सेठ हैं जिनके हाथ में सारा व्यापार दे दिया गया है। कॉर्पोरेट जगत विदेशों का भी ऐसे काम करता है। दरअसल वो ऐसे काम नहीं करता। हमारे यहाँ का कॉर्पोरेट जगत, कमियाँ वहाँ पे भी हैं, लेकिन जिस स्तर पे हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट जगत प्रदूषण के नियमों को रेड टेप या बिज़नेस में बाधा मानता है, वहीं गीता गोपीनाथ जैसे इकोनॉमिस्ट का तर्क ये है कि अगर पर्यावरण ठीक नहीं होगा, तो सस्टेनेबल ग्रोथ संभव ही नहीं है। विदेशी कंपनियाँ अब ईएसजी यानी कि एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस मानकों को बहुत गंभीरता से लेती हैं। भारत अगर इन मानकों पर खरा नहीं उतरेगा, तो हम वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी जगह को धीरे-धीरे खो देंगे। और बेसिकली इस पूरी चर्चा का सार ये है कि हम अपनी आँखों पर पट्टी बाँधकर विकास के नाम पर सरपट नहीं दौड़ सकते। गीता गोपीनाथ ने जो आईना दिखाया है, हो सकता है वो कड़वा लगे, लेकिन यार 18 लाख लोग अगर वायु प्रदूषण से मर रहे हैं, तो हमें इससे डरना चाहिए। ये हमें झकझोरने वाला आंकड़ा होना चाहिए। अगर इससे भी हमारे कानों पे कोई जूं नहीं रेंगती, तो सच कहें तो जो ह्यूमन ट्रेट होता है ना, वो हमारे अंदर खत्म हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या हमारा जो मीडिया है, सवाल तो इसने पूछ लिया, गीता गोपीनाथ से सवाल तो इसने पूछ लिया, क्या जवाब को भी ये उसी तरीके से हेडलाइन बना के छापेगा जैसा गीता जी ने बताया? ये बेसिकली एक नरसंहार है। क्या हमारे नेता संसद में विकास दर के साथ-साथ साफ हवा की दर पर भी अपनी जवाबदेही तय करेंगे? और अंत में एज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया आपसे मेरा एक सवाल है, आपको क्या एक ऐसी इकॉनमी चाहिए जो ट्रिलियन डॉलर की हो? थर्ड, फोर्थ ये तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ अगर हम दुनिया की लार्जेस्ट इकॉनमी भी बन जाएँ, तो क्या आपको ऐसी इकॉनमी चाहिए जिसको भोगने के लिए हमारे पास स्वस्थ फेफड़े ना हो? क्या हम आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा भारत देना चाहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर ही सबसे लग्जरी आइटम बन जाए और सबसे बड़ी नेसेसिटी बन जाए? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ हम आपके लिए ला पाएँ।